स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे राजा पृथ्वीपति शाह के बारे में। तो दोस्तों इनका जो राज्याभिषेक हुआ था, इनका राज्याभिषेक हुआ था 1640 ईस्वी में। और जिस दौरान इनका जो राज्याभिषेक हुआ था उस समय ये मात्र थे आपके 7 साल के। तो इनकी जो संरक्षिका के रूप में कार्य किया, इनकी संरक्षिका कौन थी दोस्तों? महारानी कर्णावती। पृथ्वीपति शाह ने अपनी एक और राजधानी बनाई थी, वो बनाई थी आपकी राजगढ़ी में। और वहाँ का जो शासक नियुक्त किया उन्होंने, वो किया दिलीप शाह को। जिस दौरान ये शासन कर रहे थे उस समय पे जो मुगल शासक था वो कौन था? शाहजहां। तो जो मुगल शासक हुआ करता था शाहजहां, वो जो है गढ़वाल पर आक्रमण करना चाहता था। तो उसने जो है अपनी एक सेना की टुकड़ी भेजी आपकी गढ़वाल पर आक्रमण करने में। और जो उसका नेतृत्व किया वो किया था आपका खलीतुल्ला कासिम खां। ठीक है, खलीतुल्ला कासिम खां के नेतृत्व में उसने गढ़वाल में एक सेना भेजी। कब? 1655 ईस्वी में। ठीक है, और बोला कि गढ़वाल पर क्या करो, तुम आक्रमण करो। और इनका जो साथ दिया दोस्तों, मुगल जो शासक था उनका जो साथ दिया वो दिया था जो चंद का राजा हुआ करता था, बाज बहादुर चंद। ठीक है, बाज बहादुर चंद ने उनका साथ दिया। और एक और राजा हुआ करते थे जो थे सिरमौर के राजा। सिरमौर के राजा थे आपके मेधांता प्रकाश। ठीक है, इन दोनों के साथ मिलकर के मुगल की जो सेना थी उन्होंने क्या कर दिया, आपके जो देहरादून वाला क्षेत्र है वहाँ पर आक्रमण कर दिया। और वहाँ पर आक्रमण करके दून घाटी को क्या कर दिया दोस्तों? विजित कर दिया। ठीक है, अब पृथ्वीपति शाह क्या करता है? पृथ्वीपति शाह क्या करता है, जो मुगल शहजादा होता है सुलेमान शिको, सुलेमान शिको को क्या देता है दोस्तों? शरण देता है। और सुलेमान शिको कौन होता है? सुलेमान शिको होता है आपका जो दारा शिको होता है ना, उसका पुत्र। दारा शिको को क्या बोलते थे? आपका लघु अकबर भी बोलते हैं। ठीक है, उसका पुत्र जो है वहाँ से भाग जाता है और सुलेमान शिको जो है आपके 17 आदमियों के साथ कहाँ चला जाता है? गढ़वाल में शरण लेने के पास, शरण लेने के लिए चला जाता है आपके पृथ्वीपति शाह के पास। और पृथ्वीपति शाह जो है इनको किसको? सुलेमान शिको को और साथ साथ जो 17 आदमी हैं उनको क्या दे देता है? आपके शरण दे देता है। फिर क्या होता है, जैसे ही ये बात जो है आपके उस दौरान जो मुगल शासक था वो कौन था? औरंगजेब। जैसे ही औरंगजेब को ये बात पता चलती है, ये तुरंत भेजता है आपके जय सिंह को भेजता है आपके गढ़वाल में। ठीक है, जय सिंह के साथ साथ जो है उसका जो पुत्र होता है राम सिंह, उसको भेज देता है गढ़वाल में, तुम जाओ और सुलेमान सिको को पकड़ कर लाओ। ठीक है, अब क्या होता है, जो राम सिंह होता है, राम सिंह यानी जय सिंह का जो पुत्र, और उसके साथ साथ एक और इंसान होता है जो कि होता है मेदिनी शाह। ये दोनों क्या करते हैं, आपके गढ़वाल में सुलेमान शिको को पकड़ करके दिल्ली दरबार में पेश कर देते हैं। ठीक है, अब राम सिंह तो आप समझ गए ये कौन था? जय सिंह का जो पुत्र था। लेकिन ये मेदिनी शाह कौन था? मेदिनी शाह दोस्तों और कोई नहीं था, ये था पृथ्वीपति शाह का पुत्र। ठीक है, मेदिनी शाह। और जैसे ही ये बात जो है इसके पिता यानी पृथ्वीपति शाह को पता चलती है, ये इतना मतलब इसको ये क्या कर देता है, अपने पुत्र को जो है देश से निकाल देता है। ठीक है, मेदिनी शाह को इस वजह से ये भी बोलते हैं, मेदिनी शाह को कहा जाता है पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र। ठीक है, किसको कहा जाता है? मेदिनी शाह को कहा जाता है। ठीक है, अब मेदिनी शाह को क्या कर देते हैं? देश से निकाल देते हैं। अब इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों मेदिनी शाह की। मेदिनी शाह की मृत्यु हो जाती है कब? आपके 1662 ईस्वी में। ठीक है, और इसकी जानकारी जो है वो भी देता है औरंगजेब, पत्र लिखकर देता है आपके पृथ्वीपति शाह को कि आपके पुत्र की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। कब होती है? 1662 में। ठीक है, अब एक दोस्तों एक संधि होती है, एक संधि होती है आपकी जिसको बोलते हैं आपके हाट कोटिकी संधि। ठीक है, हाट कोटि की संधि होती है। ये किसके बीच में होती है? ये होती है आपकी पृथ्वीपति शाह और मदांता प्रकाश। मदांता प्रकाश कौन? जो कि आपका कहाँ का शासक था? ये सिरमौर का शासक था। और ये मुगल शासकों का क्या देता है? साथ देता है दून घाटी में आक्रमण करने के लिए। बाद में पृथ्वीपति शाह और मदांता प्रकाश के बीच में क्या हो जाती है? एक हाटकोटी की संधि हो जाती है।
अब पृथ्वीपति शाह क्या करता है दोस्तों, ये जो है 1664 में आपकी गद्दी त्याग देता है और अपने पौत्र, पुत्र नहीं पौत्र, पौत्र यानी फतेह शाह को क्या कर देता है, गद्दी पर बैठा देता है। जैसे ये बात जो है आपके औरंगजेब को पता चलती है, वो जो है उसको बधाई देता है फतेह शाह को कि अच्छा हुआ तुम बन गए शासक, ठीक है। अब इस पृथ्वीपति शाह की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। पृथ्वीपति शाह की जो मृत्यु होती है वो होती है आपकी 1667, ठीक है। 1667 में पृथ्वीपति शाह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है कौन बनता है, गद्दी पर कौन बैठता है, फतेह शाह। क्योंकि उसका जो पुत्र होता है मेदनी शाह, उसको तो वो निकाल देता है, इसलिए उसका पौत्र बनता है आपका, उसका उत्तराधिकारी, ठीक है। और जो एक ट्रैवनियर क्या होते थे, एक लेखक हुआ करते थे, उन्होंने अपनी बुक ट्रैवल्स इन इंडिया में क्या लिखी है, जो पृथ्वीपति शाह है उसकी बहादुरी की क्या की है, प्रशंसा की है, ठीक है दोस्तों। ये तो था आपके पृथ्वीपति शाह के बाद। तो पृथ्वीपति शाह की जो संरक्षिका होती है, कौन होती है उनकी संरक्षिका, महारानी कर्णावती, ठीक है। इनके अन्य नाम भी मैंने बताए थे, ठीक है। इनका एक और नाम था नागकटी रानी। तो ये क्या होती है, जब ये छोटे होते हैं पृथ्वीपति शाह, तो उनकी संरक्षिका के रूप में कौन काम करता है, आपका कर्णावती काम करता है। इसी दौरान जब ये छोटे होते हैं तो एक जो है शाहजहां अपने सेनापति को भेजता है। 1635 में शाहजहां अपने सेनापति नवाजत खां को भेजता है आपका दून घाटी पर आक्रमण करने के लिए, ठीक है। और उस दौरान जो है, क्योंकि पृथ्वीपति शाह तो छोटे होते हैं, तो रानी जो कर्णावती होती है वो क्या करती है, अपनी सूझबूझ से जो है वहाँ के जो सैनिक होते हैं उनको पकड़कर बंदी बनवा देती है और क्या कर देते हैं, नाक कटवा देती हैं। इस वजह से उनको क्या कहा जाता है, नाक कटी रानी, नाक कटी या फिर नाक कटनी रानी कहा जाता है। किनको, तो कर्णावती को कहा जाता है नागकटनी रानी। ये क्वेश्चन में भी आता है, ठीक है, कि नागकटनी रानी के नाम से कौन जानी जाती है, तो महारानी कर्णावती, ठीक है। और प्रसाद डबराल ने जो है इनको नागकटनी रानी नाम दिया था, ठीक है। एक जो है वो होता है निकोलस मनुची क्या करते हैं, अपनी पुस्तक में जो है, इनकी पुस्तक का नाम होता है स्टोरिया डू मोगोर, ठीक है। इस पुस्तक में जो है वो कर्णावती को बोलते हैं साक्षात दुर्गा, ठीक है। कौन, निकोलस मनुची, इनकी बुक होती है स्टोरिया डू मोंगोर और इसमें क्या बोलते हैं, ये कर्णावती को साक्षात दुर्गा कहा गया है, ठीक है। और इनके टाइम पे जो है जो दून की राजधानी हुआ करती थी वो नवादा हुआ करती थी। और जैसे कि मैंने बता रखा है कि जो कर्णावती होती है वो करणपुर, देहरादून में करणपुर नगर भी बसाती है, करणपुर गांव बसाती है, ठीक है, कर्णावती। अब हम देखते हैं इसका जो पृथ्वीपति शाह का जो उत्तराधिकारी होता है उसका पौत्र फतेहपति शाह। दोस्तों अब हम देखते हैं जो पृथ्वीपति शाह के बाद जो उत्तराधिकारी बनता है वो कौन बनता है, फतेह शाह। तो फतेह शाह का जो आपका कार्यकाल होता है वो 1665 से लेकर के 1716 यानी 1665 से लेकर के 1716 तक का कार्यकाल होता है आपका, किसका, फतेह शाह का, ठीक है। और ये क्या होता है, उत्तराधिकारी होता है आपका पृथ्वीपति शाह के बाद। इसके दौरान क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले तो इसको कहा जाता है गढ़वाल का शिवाजी। गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता है, फतेह शाह को कहा जाता है, ठीक है। इनकी जो संरक्षिका थी दोस्तों, फतेह शाह की जो संरक्षिका थी वो कौन थी, राजमाता कटौची, ठीक है। और इसके कार्यकाल को कहा जाता है गढ़वाल का स्वर्णकाल। तो गढ़वाल का स्वर्णकाल किसके कार्यकाल को कहा जाता है, वो कहा जाता है आपके फतेह शाह के कार्यकाल को। इसके दौरान क्या होता है दोस्तों, जो एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं भेंगड़ी का युद्ध, ठीक है, भेंगड़ी का युद्ध होता है, ये 1689 को होता है। किसके मध्य होता है, ये होता है आपका गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह और आपके फतेह शाह के बीच में होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम में आ सकता है कि भेंगड़ी का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच में होता है, ठीक है। दोस्तों जो फतेह शाह के जो आपके तलवार और जो भी हथियार है वो कई वर्षों तक आपके संरक्षित किए गए थे, कहाँ पे, दाबा के बिहार में, ठीक है। फतेह शाह जो क्या करता है, अपनी पुत्री का जो विवाह करवाता है, वो एक बिलासपुर के राजा होते हैं भीमचंद के पुत्र के साथ।
कौन? फतेह शाह करवाता है, ठीक है, अपनी पुत्री का विवाह। अब एक जो है लेखक हुआ करते थे R.C. विलियम्स, ठीक है, R.C. विलियम्स। इनकी पुस्तक हुआ करती थी मेमोयर्स ऑफ देहरादून। इसमें उल्लेख मिलता है कि जो फतेह शाह होता है, फतेह शाह क्या करता है, आपका सहारनपुर पर आक्रमण करता है और वहाँ पर फतेहपुर नामक क्या बसाता है? नगर बसाता है। कौन? फतेह शाह, ठीक है। अब फतेह शाह को दोस्तों एक तो गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है, साथ साथ इसको जो है गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अकबर के दरबार में थे 9 रत्न। इसी प्रकार से जो है फतेह शाह के जो दरबार था उसमें भी 9 रत्न थे। अब ये 9 रत्न कौन कौन से थे? चलिए देखते हैं देखते हैं आपके नवरत्न कौन कौन से थे। तो इनके नवरत्न में थे जैसे श्री खेतराम। इनके नवरत्न में कौन कौन से थे? खेतराम, धसमाना जी हो गए, ठीक है, श्री सुरेशानंद बर्तवाल थे, ठीक है, सुरेशानंद बर्तवाल थे। और कौन कौन से थे? श्री हरिदत्त नौटियाल थे, ठीक है, हरिदत्त नौटियाल, ठीक है। और कौन से थे? और थे आपके रुद्री दत्त कमौठी, ठीक है, रुद्री दत्त कमौठी। और कौन से थे आपके? और थे श्री शशिधर डंगवाल, ठीक है, शशिधर डंगवाल, ठीक है। और कौन थे? और थे आपके थे बासवानंद बहुगुणा, ठीक है, के सहदेव चंदोला, सहदेव चंदोला। हरिदत्त थपलियाल, हरिदत्त थपलियाल, ठीक है। और एक और थे आपके कीर्ति राम कनठौला, ठीक है, कहाँ पे लिखूं? कीर्ति राम कनठौला। तो दोस्तों ये सारे क्या थे? आपके नवरत्न। किसके दरबार में? फतेह शाह के दरबार में। और ये इसलिए इसको कहा जाता है गढ़वाल का अकबर, ठीक है। इसने क्या किया था दोस्तों? इसने जो है आपके समुद्रगुप्त की भांति जो है, समुद्रगुप्त की भांति इसने भी क्या लिखाए थे? आपने मुद्रा लेख लिखाए थे, ठीक है। किसने? फतेह शाह ने। और ये जो है आपका नाथ पंथ का अनुयायी था, नाथ पंथ का। इसके संत हुआ करते थे बालक नाथ, ठीक है। इनसे ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था, ठीक है। कौन? फतेह शाह। और ये क्या था? नाथ पंथ का क्या था? अनुयायी था। इसके दौरान क्या होता है? गुरु राम राय क्या आते हैं? इनको बुलाया जाता है, दरबार में बुलाया जाता है। किनको? गुरु राम राय को, ठीक है। और जो है ये जो है देहरादून में क्या बनाते हैं? गुरुद्वारा बनाते हैं और उनकी मदद करता है कौन? फतेह शाह, ठीक है। देहरादून में क्या बनाते हैं? गुरुद्वारा, ठीक है। अब इसके लिए 3 गांव क्या देता है? दान देता है कौन? फतेह शाह। कौन कौन सा देता है? एक होता है खुड़बुड़ा, एक खुड़बुड़ा होता है, एक होता है आपका राजपुर और एक होता है चामासारी, ठीक है। ये दान में दे देता है आपको गुरुद्वारा बनाने के लिए कौन? फतेह शाह, ठीक है। अब आगे बाद आता है आपका फतेह शाह का जो उत्तराधिकारी होता है वो कौन होता है? फतेह शाह का जो उत्तराधिकारी होता है वो उपेंद्र शाह होता है, ठीक है। ये मौलाराम के अनुसार, ठीक है, मौलाराम के अनुसार। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जो उपेंद्र शाह होता है ये बस 1 वर्ष का शासन करता है, क्योंकि इसकी मृत्यु हो जाती है आपके दीपावली के दिन में, ठीक है। तो बस 1 साल के लिए शासन करता है। इसलिए जो फतेह शाह का जो फिर उसके बाद जो शासन करता है वो करता है आपका उसका उत्तराधिकारी होता है दिलीप शाह। लेकिन इसके भी हमको जो है आपके साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आएगा आपका, उसके बाद जो हम देखेंगे प्रदीप शाह के बारे में, ठीक है। दोस्तों अब हम देखते हैं आपके जो फतेह शाह होता है, ठीक है। तो फतेह शाह के जो दरबार में बहुत सारे दरबारी कवि होते थे, ठीक है। तो बहुत सारे क्या हुआ करते थे? दरबारी कवि। उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसे एक थे आपके उनके एक थे श्री जटाधर, ठीक है। एक राज दरबारी कवि कौन थे? श्री जटाधर। इनको क्या बोलते थे? जटाशंकर भी बोलते थे, ठीक है। अन्य नाम क्या था इनका? जटाशंकर। इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था कर्ण ग्रंथ। क्या लिखा था? कर्ण ग्रंथ। तो कर्ण ग्रंथ के रचयिता कौन थे आपके? श्री जटाधर। एक और हुआ करते थे, एक थे आपके रत्न कवि, ठीक है। कौन थे? रत्न कवि।
इनको कहा जाता था, इनका अन्य नाम क्या था, क्षेमराज। इनको क्षेमराज से भी ये क्या थे, जाने जाते थे। इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने लिखा था आपका फतेह प्रकाश, जो कि एक हस्तलिखित ग्रंथ था। ठीक है, इसमें इन्होंने जो है फतेह शाह को, उनके बारे में क्या क्या कहा, इनको कहा गया, फतेह शाह को बताया गया, इनकी जो हस्तलिखित जो ग्रंथ था फतेह प्रकाश, इसमें कहा गया फतेह शाह को हिंदुओं का रक्षक। क्या कहा गया, हिंदुओं का रक्षक। इसके साथ साथ कहा गया शील का सागर, शील का सागर, और उदंडों को दंड देने वाला, उदंडों को दंड देने वाला। ठीक है, किसकी पुस्तक में, आप किसके ग्रंथ में, रत्न कवि के ग्रंथ में। ठीक है, और साथ साथ ही ये भी बताता है कि फतेह शाह का टाइम पीरियड इतना जरा ज़्यादा शांति प्रिय था कि लोग जो है अपने घरों में ताले तक नहीं लगाते थे। ठीक है, एक और कवि हुआ करते थे आपके, कवि मतीराम। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने ग्रंथ लिखा था आपका वृत्त कौमुदी, वृत्त कौमुदी, या फिर इसको बोलते हैं छंद सार पिंगल। ठीक है, तो वृत्त कौमुदी या फिर छंद सार पिंगल किनके द्वारा लिखी गई है, कवि मतीराम। ठीक है, एक और इन्होंने लिखा था, इन्होंने लिखा था रसराज ग्रंथ, जो कि आपके जो श्रीनगर के चित्रकार हुआ करते थे मंगत राम तुंवर, इनके लिए लिखा गया था। ठीक है, रसराज ग्रंथ। ठीक है, और एक फतेह शाह ग्रंथ था, उनका जो संपादन किया था वो किया था आपका डॉक्टर शूरवीर सिंह ने। ठीक है, डॉक्टर शूरवीर सिंह ने किया था। एक और पुस्तक थी दोस्तों, जो थी आपकी, एक और पुस्तक थी यशोवर्णन, यशोवर्णन। इसके रचयिता थे आपके रामचंद्र। ठीक है, और एक और बुक थी आपकी इंडो चाइना तिब्बत। ठीक है, ये लिखी गई थी आपकी श्री राम गोपाल ने। अब तो दोस्तों अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट शासक होता है आपका प्रदीप शाह के बारे में। तो जो प्रदीप शाह का जो शासनकाल है, इसकी जो शासनकाल के बारे में हमको दो तरीके से पता चलता है। एक जो लखनऊ संग्रहालय है, वहाँ पे हैं आपके सिक्के, इन सिक्कों के आधार पर देखें तो जो प्रदीप शाह का जो शासनकाल है वो है 1717 से लेकर के 1757 तक। वहीं अगर प्रदीप शाह के दान पत्र के अनुसार अगर हम देखें तो उसका जो शासनकाल था वो था 1717 से लेकर के 1772 तक। ठीक है, तो इसके बारे में हमको दो जगह से जानकारी मिलती है। इसकी भी जो है संरक्षिका थी वो थी कनक देई। प्रदीप शाह के जो पिता थे उनका नाम मिलता है दिलीप शाह। तो हमने जो बताया था फतेह शाह का जो उत्तराधिकारी रहा होगा दिलीप शाह, लेकिन इसके बारे में हमको ऐसे कुछ साक्ष्य नहीं मिलते हैं। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि जो प्रदीप शाह का जो पिता थे वो कौन थे, दिलीप शाह थे। ठीक है, अब इसके दौरान क्या होता है दोस्तों, अब इसका एक दीवान होता है। दीवान कौन होता है, रघुपति चौथा। ठीक है, इसका वजीर कौन होता है, इसका वजीर होता है चंद्रमणि डंगवाल और रंगी बिस्ट। ठीक है, इसका बख्शी कौन होता है, विद्याधर डोभाल। और इसके दरबार में जो दरबारी कवि होते हैं वो कौन होते हैं, मेधाकर शर्मा। और मेधाकर शर्मा की रचना क्या होती है, रामायण प्रदीप। ठीक है, और इसने क्या किया था, मौला राम को क्या किया था, आपका संरक्षण भी प्रदान किया था। जो दोस्तों जो प्रदीप शाह का शासनकाल था, इसमें बहुत सारे मंत्रियों का एक गुट हुआ करता था जिसको बोलते थे पुरिया नथानी। क्या बोलते थे आपके, पुरिया नथानी। और इसके जो शासनकाल था इसमें जो दरबारी संयंत्र हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। उसी में से एक हुआ करता था आपका, एक दरबारी जो संयंत्र हुआ करता था वो था एक सादर सिंह कठैत नाम से था। ठीक है, सादर सिंह कठैत। इसके हुआ करते थे आपके 5 पुत्र। ठीक है, इसके कितने हुआ करते थे, 5 पुत्र, जिसको बोलते थे कठैतो। ठीक है, कठैतो बोलते थे। 5 भाई हुआ करते थे। ये क्या करते थे, प्रदीप शाह के खिलाफ षड्यंत्र रचाते थे। तो जैसे ही प्रदीप शाह को इसकी जानकारी मिलती है तो ये इनका वध करा देता है पौड़ी में। पौड़ी में कहाँ पे करा देता है, पंच भैया खाल में। पंच भैया खाल में इन 5 भाइयों की क्या कर देता है, ये वध कर देता है। ठीक है, और जब ये जिस दौरान ये शासनकाल कर रहा था प्रदीप शाह, उसी का जो कंटेम्प्रेरी था कुमाऊं में, वो कौन था आपका, कल्याण चंद्र चतुर्थ। और इसी दौरान जो है 1743 ईस्वी में क्या होता है, कुमाऊं पर रोहिला का आक्रमण हो जाता है।
किसके नेतृत्व में? अली मोहम्मद के नेतृत्व में, ठीक है। और फिर क्या करता है, जो कल्याण चंद्र चतुर्थ रहता है वो सहायता मांगता है, किससे? प्रदीप शाह से। हालांकि प्रदीप शाह क्या करता है, उसकी मदद भी करता है। और जब उनके बीच में संधि होती है आपके रोहिलों और कल्याण चंद्र चतुर्थ के बीच में, तो उसको 3 लाख रुपए की मांग करता है, ठीक है। कौन? जो रोहिला का जो रहता है अली मोहम्मद। तो उसके पास प्रॉपर उतने नहीं रहते हैं कल्याण चंद्र चतुर्थ के पास, तो वो फिर मदद मांगता है, किससे? प्रदीप शाह से। और प्रदीप शाह उसकी मदद कर भी लेता है। तो हम बोल सकते हैं जो कार्यकाल रहा था वो चंद और पवार वंश की मित्रता के लिए भी है जाना जाता था। अब जो रोहिला रहते हैं वो फिर से आक्रमण करते हैं आपके, इस बार वो करते हैं आक्रमण आपके 1757, ठीक है, 1757 में करते हैं आपके देहरादून पर आक्रमण। किसके नेतृत्व में? नजीब खां के नेतृत्व में। और ये अपना कब्जा जमा लेते हैं आपके, कहाँ पे? देहरादून में। कब तक? आपके 1757 में आक्रमण करते हैं और करीब करीब 1770 तक ये वहाँ पे अपना अधिकार जमा लेते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपके प्रदीप शाह के बारे में। अब हम देखते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट आपका दोस्तों अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट शासक होता है आपके ललित शाह के बारे में। इसका जो कार्यकाल ये बैठता है आपका गद्दी में आपका 1772 ईस्वी में, ठीक है। अब क्या होता है कि इसी के कार्यकाल के दौरान जो है क्या होता है, सिख लोग क्या करते हैं, 2 बार देहरादून पर आक्रमण करते हैं। एक तो 1775 में, एक 1778 में, ठीक है। उनके बीच में जो युद्ध होता है वो कहा जाता है सिरमौर का युद्ध, जो कब होता है? 1779 में। तो सिरमौर का युद्ध कब होता है? 1779 में। किसके मध्य होता है? आपका ललित शाह और सिखों के मध्य होता है, ठीक है। टेम्पररी था आपका कुमाऊं में, वो कौन था? दीपचंद। लेकिन उसके साथ धोखाधड़ी होती है। दीपचंद की जगह पे कौन बैठ जाता है? ये मैंने कुमाऊं के इतिहास में पूरा बताया, ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो मोहन सिंह क्या कर देता है, कुछ षड्यंत्र रचता है, खुद गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है, दीपचंद की जगह पे। और इसके लिए क्या करता है, हर्षदेव जोशी जाता है आपका किसके पास? ललित शाह के पास, आपके कुमाऊं पर क्या करने के लिए? आक्रमण करने के लिए, ठीक है। अब ललित शाह भी राजी हो जाता है। उसके बाद जो है जो मोहन होता है उसके और ललित शाह के मध्य में युद्ध होता है। अब इस युद्ध को बोलते हैं, इस युद्ध को क्या बोलते हैं आपके? इस युद्ध को बोलते हैं बगवाली पोखर का युद्ध। ये कब होता है? 1779 में। किसके मध्य में? ललित शाह और मोहन सिंह। अब इसमें क्या होता है, जो मोहन सिंह होता है वो भाग जाता है, ठीक है। अब मोहन सिंह का भाग जाता है तो क्या करता है ललित शाह के होते हैं आपके 4 पुत्र। एक होता है जयकृत शाह, प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह और प्रीतम शाह। तो ये क्या कर देता है, जो प्रद्युम्न शाह होता है उसको कुमाऊं की गद्दी पर बैठा देता है। और जो हर्षदेव जोशी होता है उसको जो है, ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ आपके चंदवंश के शासनकाल में, ठीक है। तो जो ललित शाह क्या होता है, किसको बैठा देता है कुमाऊं की गद्दी में? प्रद्युम्न शाह को। और हर्षदेव जोशी को क्या बना देता है? प्रधानमंत्री। और जो के बाद जो है आपका प्रद्युम्न शाह अपने आप को किसका दत्तक पुत्र बताता है? दीपचंद का, ठीक है। दीपचंद का क्या बताता है? दत्तक पुत्र बताता है, ठीक है। अब जो ललित शाह होता है उसकी मृत्यु जो है मलेरिया के कारण हो जाती है, ठीक है। और इसका जो उत्तराधिकारी होता है आपका, उसका उत्तराधिकारी होता है जयकृत शाह, ठीक है, जयकृत शाह। अब हम देखते हैं जयकृत शाह के बारे में। ललित शाह के बाद अब आपका नंबर आता है आपका जयकृत शाह का, ठीक है। इसका जो शासनकाल रहता है दोस्तों वो 1780 से लेकर के 85 तक, 1785 तक। हालांकि कुछ के अनुसार जो है 1780 से लेकर 86 तक भी था, ठीक है। और ये क्या होता है, इसके जो इसका शासनकाल रहता है ना, इसके शासनकाल के दौरान में काफ़ी ज़्यादा षड्यंत्र रचे जाते हैं। इसमें जो दरबार रहता है इसका 2 दलों में बढ़ जाता है। एक और हो जाते हैं खंडूरी और एक और हो जाते हैं आपके डोभाल। 2 दल बन जाते हैं, ठीक है। इसका जो मुख्तार था, ठीक है, इसका जयकृत शाह का, वो था कृपाराम डोभाल, ठीक है। इसका जो फौजदार था वो कौन था? आपका नित्यानंद खंडूरी, ठीक है। फौजदार कौन था? नित्यानंद खंडूरी, ठीक है। और वजीर कौन था आपका? जयदेव डंगवाल, ठीक है। अब जो ये कृपाराम डोभाल था ना दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा तानाशाही प्रवृत्ति का था। इसके दौरान जो है गढ़वाल में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। पूरा का पूरा क्या हो गया था, तनाव वाला माहौल हो गया था, ठीक है। किसके दौरान? ये कृपाराम डोभाल, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या था, तानाशाही प्रवृत्ति का था। तो फिर क्या होता है कि जो नेगी जाति के जो लोग होते हैं वो जो है जो देहरादून में जो फौजदार होता है
घमंड सिंह मियाँ, उनको आपका बुलाते हैं, श्रीनगर में बुलाते हैं। अब ये श्रीनगर में आता है और जो कृपाराम डोभाल, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, तानाशाही प्रवृत्ति का होता है, उसको मार करके खुद ही गद्दी में बैठ जाता है, खुद क्या बन जाता है, मुख्तार बन जाता है। अब जो एक घमंड सिंह होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा चालाक होता है। इसके दौरान क्या होता है, जो राजा रहता है मात्र एक कठपुतली बनकर रह जाता है, ठीक है, और सारा काम कौन कर देता है, घमंड सिंह कर देता है। अब फिर जो है जयकृत सिंह फिर से परेशान हो गया। ये क्या करता है, सिरमौर का राजा होता है, उसके वहाँ अपना राजदूत भेजता है, ठीक है, हेल्प के लिए। कहाँ, जो सिरमौर का राजा होता है, राजा जगत प्रकाश, ठीक है, वहाँ अपना राजदूत भेजता है मदद मांगने के लिए। तो बदले में क्या करता है कि जो जगत प्रकाश होता है उसका युद्ध हो जाता है आपके किसके साथ, उसको बोलते हैं कपरौली का युद्ध। क्या बोलते हैं, कपरौली का युद्ध। तो कपरौली का युद्ध किसके मध्य होता है, राजा जगत प्रकाश और साथ में होती है आपके प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह, विजय राम नेगी, इनकी संयुक्त सेना के साथ युद्ध हो जाता है आपका जगत प्रकाश का। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, जगत प्रकाश जीत जाता है और जो बाकी जिनकी संयुक्त सेना होती है वो हार जाती है, और ये क्या कर देता है, जो घमंड सिंह होता है उसको मार देता है, ठीक है। अब बेचारा जो जयकृत संघ होता है, जयकृत शाह होता है, इसके दौरान फिर सिखों ने आक्रमण कर देता है। अब उनसे बचने के लिए वो उनको टैक्स दिया करता था, कौन, आपका जयकृत शाह। कौन सा, उस टैक्स को बोलते थे राखी, राखी नामक कर दिया करता था, ठीक है। ये इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये 1786 में जो रघुनाथ मंदिर होता है वहाँ पे अपने जीवन का अंत कर देता है, और साथ साथ जो है प्रद्युम्न शाह और पराक्रम शाह को एक श्राप भी दे देता है। ये किसके अनुसार है, मौला नाम के अनुसार। तो जयकृत शाह क्या कर देता है, अपने जीवन का अंत कर देता है परेशान होकर के 1786 में। अब इसके बाद जो आपके राजगद्दी पर बैठेगा वो बैठेगा प्रद्युम्न शाह। तो इसके बाद जो आता है दोस्तों, वो आता है प्रद्युम्न शाह, ठीक है। तो प्रद्युम्न शाह जो गद्दी में बैठता है वो 1786 से लेकर के 1804 के बीच में, और ये एकमात्र ऐसा एक शासक था जिसको बोला जाता है गढ़वाल और कुमाऊं का संयुक्त शासक, क्योंकि ये जो है दोनों जगह क्या करता है, शासन करता है, ठीक है। और इसमें इसके जो है राज्य मंत्री हुआ करते थे, ये काफ़ी वफादार मंत्री हुआ करते थे इसके, एक था रामी और एक था धरणी खंडूरी, ठीक है। ये क्या थे, प्रद्युम्न शाह के क्या थे, आपके राज्य मंत्री थे, ठीक है। अब क्या होता है कि उधर जो है कुमाऊं में गोरखा लोगों ने क्या कर लिया, आपका अधिकार कर लिया आपका 1791 में। अब ये क्या करते हैं, गोरखा लोग गढ़वाल में भी आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, और कहाँ पे करते हैं, ये लंगूरगढ़ में। हालांकि ये वाले उसमें क्या हो जाते हैं, गोरखा लोग पराजित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके जो निगाह रहती है वो गढ़वाल पर रहती है, बस वो सही मौके का क्या कर रहे होते हैं, आपका इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन जो है प्रद्युम्न शाह क्या करता है कि वो नहीं चाहता कि गोरखा लोग यहाँ पे आक्रमण करें, तो पहली बार तो वो कर देते हैं, लेकिन उसमें वो जो है उनको गोरखाओं के लिए अच्छा मौका नहीं होता है। तो और प्रद्युम्न शाह भी नहीं चाहता है कि हमारे उसमें क्या हो जाए, आक्रमण हो जाए, तो उनको वार्षिक टैक्स दिया करता था, वार्षिक कर देता था वो 25,000 रुपये का। कौन, प्रद्युम्न शाह। किसको देता था, आपके गोरखाओं का। लेकिन गोरखा लोग कहाँ मानने वाले थे, वो बस सही मौके का क्या कर रहे थे, आपका इंतज़ार कर रहे थे। क्या होता है कि प्रद्युम्न शाह काफ़ी ज़्यादा हम बोल सकते हैं अनलकी, क्योंकि इसके दौरान में काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, आपके प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। एक तो आता है आपका 1803 में बहुत ही भयंकर वाला क्या आता है, भूकंप आता है, और गोरखाओं को क्या चाहिए था, बस एक मौका चाहिए था। तो उसी दौरान क्या कर देते हैं, जो गोरखाओं में क्या होता है, एक अमर सिंह थापा, ठीक है, कौन होता है, अमर सिंह थापा होता है, और एक होता है हस्तीदल चौतरिया। बस ये मौके का फायदा उठाते हैं और गढ़वाल पर क्या कर देते हैं, आपका आक्रमण कर देते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों 1851 और 52 में भी भयंकर क्या आता है, आपके गढ़वाल में अकाल पड़ जाता है, जिसको 51-52 बोलती हैं, मतलब कि बहुत ही भयंकर लेवल का क्या आता है, आपका अकाल पड़ जाता है। और जो प्रद्युम्न शाह होता है वो अपने इनसे लड़ने के लिए, गोरखाओं से बचने के लिए और अपनी प्रजा के लिए वो सब कुछ बेच देता है, अपना राज सिंहासन, अपने जितने भी आभूषण रहता है वो सब कुछ बेच करके क्या कर देता है, एक सेना बनाता है, ठीक है। ये जो है 12,000 सैनिकों का एक सेना बनाता है। साथ ही साथ एक लंडौर के राजा हुआ करते थे, राजा राय दयाल सिंह, इनसे भी यह मदद मांगता है, ठीक है, सब कुछ करता है ये, ठीक है। लेकिन क्या हो जाता है, अंततः जो है एक खुड़बुड़ा का युद्ध होता है, निर्णायक युद्ध, जो कि कब होता है, ये डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके खुड़बुड़ा का युद्ध 14 मई 1804, ठीक है। ये इस युद्ध में जो है प्रद्युम्न शाह क्या हो जाता है, वीर गति को प्राप्त होता है, ठीक है, और इसमें गोरखाओं की जीत हो जाती है,
ठीक है। अब ये गोरखा लोग क्या करते हैं, इनका जो प्रद्युम्न शाह का क्या होता है, पुत्र होता है प्रीतम शाह, उसको तो वो बना देते हैं बंदी, और जो दूसरा पुत्र होता है सुदर्शन शाह, ये क्या हो जाता है, वहाँ से भाग जाता है। सुदर्शन शाह वहाँ से भाग करके आपका चला जाता है सीधा आपके उस टाइम पे जो लॉर्ड हैस्टिंग्स होते हैं उनके पास मदद मांगने के लिए चला जाता है, ठीक है, 1814 में। फिर क्या करते हैं अंग्रेज, क्या करते हैं, आपके सेना भेजती है गोरखाओं के विरुद्ध, ठीक है, गोरखाओं के विरुद्ध वो सेना भेजती है गढ़वाल में, ठीक है। और बाद में तो आपको पता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में कि किस प्रकार से अंग्रेज क्या कर देते हैं, गोरखाओं को भी वहाँ से हटा देते हैं, संगोली की संधि होती है, ठीक है। उसके बाद जो है किस प्रकार से जो है सुदर्शन शाह होता है उसको टिहरी वाला आपका क्षेत्र मिलता है राज करने के लिए। इसके बाद वाली वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार से टिहरी रियासत का क्या होता है, उदय होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रद्युम्न शाह हम कह सकते हैं, ये जो है भाई के प्रति प्रेम के कारण, या फिर जो भी भाई प्रेम होता है इसके कारण ये क्या हो जाता है, गोरखा के साथ युद्ध करते हैं में क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, ठीक है। और प्रद्युम्न शाह को कहा जाता है गढ़वाल का हुमायूं। क्या कहा जाता है, गढ़वाल का हुमायूं ठीक है। और इसका एक और भाई हुआ करता था जो था, जिसको बोलते थे पराक्रम शाह। किसका, आपके प्रद्युम्न शाह का, ठीक है। प्रद्युम्न शाह तो अपने भाई के प्रेम के लिए बहुत कुछ किया करता था, लेकिन जो उसके भाई थे वो उसके मतलब उसके साथ नहीं थे। जो पराक्रम शाह होता है, जो उसका वफादार मंत्री होते हैं आपके प्रद्युम्न शाह के, उनको भी वो मार देता है, रामी और धरणी। इसके साथ साथ वो उसके साथ जो मौला राम होता है उसके साथ भी वो अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। इसके बारे में जो मौला राम की जो एक बुक है गढ़ गीता संग्राम, इसमें उन्होंने बताया है किस प्रकार से पराक्रम शाह जो है बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी हुआ करता था। इसके अत्याचार का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है, ठीक है। और ये किस प्रकार से जो है उनकी मौला राम से के साथ भी दुर्व्यवहार करता है, और उसके वफादार जो प्रद्युम्न शाह के वफादार मंत्री होते हैं उनको भी मनवा देता है। तो ये तो था आपका प्रद्युम्न शाह के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे आपके किस प्रकार से जो है टिहरी रियासत का उदय हुआ, और ये हम देखेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।